हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। मैं हूं पवन जायसवाल और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी पीईटी का एग्ज़ाम जो 19 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है, उसी के लिए हम लोग एक श्योर सिलेक्शन सीरीज लाए हैं जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को जान पाएंगे और इससे उम्मीद है कि आपको 100% सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। और मैंने ये जो सीरीज़ तैयार किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए लाइक एनडीए, सीडीएस, सीपीयू, सीजीएल एंड इवन स्टेट एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो उसी को सब पीरो के एक सीरीज में ला कर आ रहे हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको इससे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन सीरीज। बहुत ही ध्यान से आराम समझते हुए करेंगे और बिना जल्दबाजी के आप अपने इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ऑप्शन ए तीसरा, 9वां, 10वां या 7वां। फ्रेंड, जल्दीबाजी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल लेवल से उठाते हुए आपको बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जो एग्ज़ाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया। और तीसरा मंडल में क्या है? इसमें सूर्य देवता को समर्पित सावित्री के लिए दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि 10वां जो मंडल है इसका, इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है और 9वां है इसमें सोमदेव के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और ऐसा क्वेश्चन लिया जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव में, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देख सकूँ उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा मिलान जो है सही है इसमें? फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान बताना है। ये आपका देख के ही लग गया होगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हर एग्ज़ाम के लिए इवन। तो देखिए, स्थल है और इस साइड है नदी। पहला ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। लोथल हिंडन नदी के किनारे है। या रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। तो फ्रेंड्स, हमको बताने इसमें कौन सा गलत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, आपको पता ही होगा कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा जो साइट है ये पाकिस्तान में पड़ेगा। इसी तरह से मोहनजोदाड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे और ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ेगा। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, ये भी सही है। और ये कहाँ पे? ये है आपका राजस्थान में। लोथल फ्रेंड्स कहाँ है? ये है हमारा गुजरात में। और ये हिंडन नदी किनारे ना होकर भोगवा नदी किनारे, जो यही हमारा गलत, इस ऑप्शन में से देखा जाए तो यही गलत है। और रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है और ये कहाँ पे है? ये है पंजाब में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बताना था हमें गलत बताना था, तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? लोथल। ये जो है गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? क्वेश्चन ध्यान देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो बता सकते हैं इसका आंसर। सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए बलबन, सेकेंड ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी मोहम्मद गोरी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा। तो जो प्रथा जो था सिजदा और पैबोस, इस शुरू किया था बलबन ने। और बलबन एक बहुत ही नाटक कद का आदमी था और बहुत ही क्रूर था ये। इसने इस प्रथा से शुरू किया था ताकि ये मानता था कि हमसे कोई उच्च नहीं है, जो राजा है यही सर्वश्रेष्ठ है यहाँ का। इसने सिजदा इसलिए शुरू किया। सिजदा मतलब होता है कि अपने आप को झुका के राजा के सामने रखना हमेशा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको बोला जाता है 1000 दिनारी, क्योंकि एक गुलाम था क्योंकि गुलाम वंश का स्थापना भी इसने ही किया था। और बलबन भी गुलाम वंश का ही एक क्या था? गुलामी था। ये जो था तुर्क ए चहलगानी एक प्रथा थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी और उसी का ही एक गुलाम था अपना बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप दोस्त जानते हो क्योंकि अपने मूवी पद्मावत देखी होगी। ये बहुत ही सनकी दिमाग का आदमी था। अपने फ़ोन में देख ही लिया कि एक औरत की वजह से क्या से क्या कर दिया इसने। और मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे आप। तो चलिए दोस्त,
इसका जो आंसर था सही वाला वो था ऑप्शन ए, यानी कि बलबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, और ये मैंने देखा भी है इस पुलिस स्टेशन को जहाँ पे ये हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? गोरखपुर जिले में। आप जाएंगे गोरखपुर, जब जाएंगे रास्ते में देवरिया से और गोरखपुर के बीच में पड़ता है। ऑप्शन इसका देखिए, 11 फरवरी 1920, बी ऑप्शन 15 फरवरी 1921, सी ऑप्शन 22 फरवरी 1921, या फिर डी ऑप्शन 5 फरवरी 1922। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा। तो ये चौरी चौरा हत्याकांड था, ये कहाँ हुआ था? चौरी चौरा में हुआ था, और इसका डेट क्या था? 5 फरवरी 1922, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, या फिर सी महात्मा गांधी, और डी दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी। ये महाराष्ट्र की थी और ये थोड़ा दलित वर्ग की थी। तो इनका मानना था कि जो उच्च वर्ग वाले होते हैं उनके बहुत ही कट्टर इनके सोच थी कि उच्च वर्ग वाले की हमेशा खिलाफी रहती थी। हालांकि उस समय ये था भी कि उच्च और निम्न जो था इसमें लोग बहुत पार्शियलिटी करते थे। उच्च वर्ग वाले अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझते थे। हालांकि अभी भी थोड़े जगह पे है और कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा गलत है? ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन मैंने पिक करा है यहाँ से, क्योंकि हर इतिहास से आपको 10 क्वेश्चन आने हैं, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, तो उसी पैटर्न पे मैंने फॉलो किया है। तो पहला ऑप्शन है आपका अलमाटीबाद, कृष्णा नदी, रिहंदबाद, रिहंद नदी, दुलहस्तीबाद, झेलम नदी, या फिर डी भाखड़ा नांगलबाद सतलज नदी। तो हमको बताना फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा गलत है, इसको अंडरलाइन कर लिए कौन सा गलत है। तो अलमाटीबाद कृष्णा नदी एक बिल्कुल सही है और ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। ये जो नदी है साउथ इंडिया में है। रिहंद तो पता ही होगा यूपी में ही, और रिहंद नदी पे। दुलहस्तीबाद जो है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और ये जो झेलम पे ना होके कहाँ पे? चिनाब नदी पे है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यही हो जाएगा। भाखड़ा नंबर पता ही आपको, ये पंजाब और दिल्ली वाले क्षेत्र के तरफ पाया जाता है। इसका जो प्रसार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में ज़्यादा है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, या फिर चौथा हिमाचल प्रदेश। उम्मीद है दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो इसका आंसर जो सही है वो हिमाचल प्रदेश। हालांकि उत्तर प्रदेश देखेंगे तो लगेगा नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या इधर भी काफ़ी है। बिहार भी ऐसा ही कुछ है। पर जो सही आंसर है, जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पता चला था हमें, वो है अपना हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? ए माउंट आबू, बी गुरु शिखर, सी डोडा बेटा, या फिर डी नुमकुन। फ्रेंड, जैसा कि पता होगी अरावली जो पर्वत है हमारी, वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में आंसर जो इसका है गुरु शिखर। ये राजस्थान में माउंट आबू पे सबसे ऊंची जो शिखर है ये गुरु शिखर। माउंट आबू की सबसे ऊंची शिखर है जो अरावली की है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्षा वन, बी शीतोष्ण वन, सी सदाबहार वन, या फिर डी पर्णपाती वन। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा ही होगा, अगर वनों के बारे में कोई जानकारी होगी तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह के वन होते हैं, वर्षा वन, शीतोष्ण वन, सदाबहार वन। हालांकि सदाबहार वन जो वो होते हैं जो जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया जो पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो 200 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ बारिश होती है वहाँ पे सदाबहार वन। जैसे हम अगर अपनी भारत की बात करें तो ये हो सकता है हमारा केरल, उधर नॉर्थ ईस्ट में आप मेघालय चेरापूंजी मान सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे एरिया है अपना जो घाट है दोनों, उधर पाए जाते हैं इस तरह के वन। तो इस जो सर्वाधिक भारत में अगर देखा जाए पूरे ओवरऑल भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अपने पर्णपाती वन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉकीज पर्वत कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने क्वेश्चन पिक किया क्योंकि उसमें सिलेबस में जो मेंशन है उसमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों की ज्योग्राफी पूछेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है इसमें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर आपको पता होना चाहिए।
ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी रूस या फिर रशिया जो बोल सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। सही इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर ही कर दिया अंडरलाइन। इसका आंसर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जहाँ पे आपको कनाडा स्थित है, यूएसए स्थित है, मैक्सिको है, इसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, और जो नीचे है वो दक्षिणी अमेरिका है। तो रॉकीज पर्वत के बारे में इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी मेंशन कर लीजिए कि जो रॉकीज पर्वत है इस पर जो हवा चलती है उसका नाम है चिनूक। ये एक तरह की गर्म हवा है। जब ये चलती है तो वहाँ का जो मानसून होता है बहुत अच्छा हो जाता है, और जितने भी चारागाह हैं वो उससे बर्फ़ हट जाती है क्योंकि गर्म हवा है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स फिर से मैंने इतिहास के इसलिए क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि उधर 5 क्वेश्चन मेंशन किया था। अब आगे के जो 5 क्वेश्चन इधर है, क्योंकि 10 क्वेश्चन इससे आने हैं, इसलिए मैंने आगे इधर 5 क्वेश्चन और कर दिया इतिहास का। पहला क्वेश्चन है इसके बाद, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक पता ही होगा आपके अशोक के बारे में आपको। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा 12, तीसरा 14 या फिर 7, डी 7। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जो स्तंभ लेख और शिलालेख ये क्या होता है। तो स्तंभ लेखों की संख्या जो है इसकी ऑप्शन डी यानी कि 7 है, और अगर बात करें हम लोग शिलालेखों की संख्या तो वो 14 है। और शिलालेखों सबसे पहले पढ़ा था उसने जेम्स प्रिंसेप ने। स्तंभ लेखों को सबसे पहला जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और जो स्तंभ लेख जो हैं इसके ये अरमाइक भाषा में लिखे गए हैं, अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी, मतलब निम्न में से कौन सी उपाधि है जो समुद्रगुप्त ने धारण की थी? पहला अश्वमेधकर्ता, बी कविराज, सी महाराजाधिराज या फिर डी ए और बी दोनों। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमांक तीनों उपाधि धारण की थी, और जबकि महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की थी। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने बहुत सारे युद्ध ऐसे लड़े जो सब जीते ये मैक्सिमम, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसको कविराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे म्यूजिक और संगीत का बहुत ही रुझान था, म्यूजिक और संगीत के प्रति। अगला क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा लगाए गए कर थे? चौथ, सरदेशमुखी, जजिया या फिर डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो शिवाजी ने दोनों ही लगाया था कर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा पर बम फेंका था। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीयों की मांग को सुनते नहीं थे, इग्नोर करते थे। अतः इन्होंने ये बम उनको मारने की वजह से नहीं, मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ये सिर्फ समझाने के लिए फेंका था कि हमारी मांगों को समझो, हमारी बातों को सुनो। तो ऑप्शन इसका है 8 नवंबर 1928, दूसरा ऑप्शन है 27 फरवरी 1931, सी 8 अप्रैल 1929 या फिर डी ऑप्शन 12 जून 1930। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन 8 अप्रैल 1929। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कितनी बार छोड़ दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया उस अपने सदस्यता से? ऑप्शन है 1 बार, बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार या फिर डी 5 बार। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 2 बार दे चुके हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? वैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या 14 से लेकर 35 तक है। वैसे स्टार्ट तो 12 से होता है, लेकिन मेन जो है 14 से 35 तक है। तो इसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार ऐसे स्पेसिफाइड करे गए हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं। तो अगर हम बात करें भारतीयों को प्राप्त होने वाला अधिकार, तो ये है इन ऑप्शनों में से बी ऑप्शन। अनुच्छेद 18 नहीं है, सबके लिए है, 14 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, और इनमें जो अधिकार मेंशन किया गया सिर्फ भारतीयों के लिए ही बताया गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किए जा सकते? ऑप्शन ए 20, 21, बी
16, 17, सी 19, 20 या फिर डी ऑप्शन 21 और 32। फ्रेंड जैसा कि आपको पता होगा कि जब इमरजेंसी लग जाती है देश में तो आपके मैक्सिमम जो होते हैं, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सभी जो अपने मौलिक अधिकारों को क्या करते हैं, बाइकआउट कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो उस समय भी नहीं होते हैं बाइकआउट, और इसको हालांकि स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में इसे अमेंडमेंट के थ्रू क्या ऐड करा गया था। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है जो आपातकाल के समय भी हटाया नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए 39, बी 36, सी 40 या फिर डी 41। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 40। ये डीपीएसपी का ही पार्ट है जिसमें बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज व्यवस्था। और डीपीएसपी आपको पता है कि डीपीएसपी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सिर्फ क्या है, ये सब सजेस्टिव है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है। राज्य को एक तरह का निर्देश दिया गया कि अगर राज्य इस लेवल पर पहुंच जाए, अपने आप को समर्थ कर ले, तो ये सब क्या व्यवस्थाएं लागू कर सकती हैं। तो यही डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में यही डिफरेंस है कि जो डीपीएसपी है ये हम लोग कोर्ट में जाके इसको मनवा नहीं सकते कि नहीं ये वॉयलेशन हो रहा है जो इसमें मेंशन किया गया है, जबकि अगर आपको फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो मेन यही अंतर है इसमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 56 या फिर डी 52। फ्रेंड्स आपको पता है कि राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम नागरिक होने के बाद भी उसे हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत के संविधान में संविधान को ही प्रमुख माना गया है, इसके आगे कोई नहीं है। तो उसको भी हटाने का एक प्रावधान किया गया है। तो इस ऑप्शन के साथ देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है इसमें बोलता है ये राष्ट्रपति को हटाने की बात इसमें बताया गया है। फ्रेंड्स को चाहो तो डिटेल में बता सकता हूँ, पर अभी यहाँ पे टेस्ट जैसा आपको कराया जा रहा है इसलिए इसको बहुत डिटेल में ना बता के बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा हूँ, बाकी आपको पता ही होगा इन सब के बारे में पढ़े होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था? ये था राजस्थान के नागौर जिले में लगा हुआ था इसे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए कारखाने थे। ऑप्शन ए भिलाई, बी दुर्गापुर, सी राउरकेला या फिर डी सभी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि इस तीनों जो थे, ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो थी, 5 ईयर प्लान जो दूसरा आया था उसमें बनाया गया था। थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसके बारे में। भिलाई जो है आपको छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पहली, चौथी, पाँचवीं या फिर सातवीं? तो फ्रेंड्स का सही आंसर है पाँचवीं, यानी कि सी ऑप्शन। ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का या फिर डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव ऑप्शन के हिसाब से डी, यानी कि ए और बी सर्वाधिक इसी पड़ा था, यानी कि चावल और गेहूं। और इसके अंतर्गत कवर होने वाले जो क्षेत्र थे वो आपका पंजाब था, हरियाणा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। और हरित क्रांति का जनक आपको पता ही होगा कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ये जिसकी शुरुआत जो हुई थी हरित क्रांति की वो 1967 के टाइम पे इसका स्टार्ट किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कितने राज्यों में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 12 या फिर डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था, यानी कि श्वेत क्रांति। इसी के अंतर्गत दूध का उत्पादन बढ़ाया गया भारत में। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो फ्रेंड जो जीएसटी है आपका
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन से, संवहन से, विकिरण से या फिर इनमें से कोई। चालन मीन्स कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन या फिर DSC जो ऑप्शन है विकिरण मीन्स रेडिएशन। उम्मीद है आपने आंसर दिया। गैसों और द्रवों में संवहन के थ्रू ऊर्जा का कंडक्शन होता है, उसमें ऊर्जा फैलती है और हमारा वातावरण भी इसी की वजह से गर्म होता है, संवहन की वजह से ही। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है, मतलब किसी को छेदने की वेधन क्षमता यानी कि छेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी ए और बी दोनों या फिर डी गामा किरणें। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया हो। तो इसका सही आंसर जो है गामा किरणें यानी कि डी ऑप्शन। जल गैस में सर्वाधिक पाया जाता है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो जल गैस जो आपको CO और H2 से मिलकर बना होता है, तो इसमें अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन जो है अप्रॉक्स 50% होता है और इन केस ऑफ CO इट इज़ अबाउट 45%। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मघाती थैली कहा जाता है गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर केंद्रक। फ्रेंड्स, अगर पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आत्मघाती जो थैली होता है वो होता है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और इन केस ऑफ गाल्जी काय से हम ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कहते हैं। और केंद्रक पता ये सारी क्रियाएं केंद्रक में ही होती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, परजीवी से होने वाला रोग है मलेरिया, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ, मलेरिया, प्लेग, रेबीज या फिर दमा। फ्रेंड्स, आपने आंसर दे दिया उम्मीद करता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है परजीवी से होने वाला रोग है आपका मलेरिया। मलेरिया जो है परजीवी से होता है और परजीवी से कुछ अन्य रोग भी होते हैं, जैसे पायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट रोग हैं जो परजीवी से होते हैं। जबकि प्लेग जो है आपका बैक्टीरिया से होता है, रेबीज वायरस से होता है और जो दमा होता है प्रोटोजोआ से होता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और ये सीरीज़ तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ लर्न विद एडू फंडा। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना सब्सक्राइब कराएंगे और लाइक करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।